अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। गाज़ा और इसराइल की जंग बदस्तूर जारी है। आपने देखा कि 2 महीने से ज़्यादा गुजर गए, बीच के अंदर इसमें सीज़ फायर भी हुआ जो कि ऑलमोस्ट 1 हफ़्ते तक चलता रहा, लेकिन उसके बाद क्योंकि इसराइल अपनी हठधर्मी पे कायम था और उसने वो सीज़ फायर को ब्रेक कर दिया और अब दोबारा से बहुत शिद्दत के साथ इन दोनों पार्टीज़ के दरमियान जंग चल रही है। और मैं आपको बताऊं कि 17,000 से ज़्यादा गाज़ा के अंदर फ़लस्तीनी लोग शहीद हो चुके हैं, जो कि एक बहुत बेइंतहा बड़ी तादाद है। तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा ही का अरसा हुआ है और 2 महीने से के अंदर 17,000 लोगों का शहीद हो जाना और इसके अलावा कई हज़ार उससे भी ज़्यादा ऐसे होंगे जो कि ज़ख्मी हैं और बीमार हैं और जो कि जिनको कोई तिब्बी इमदाद खातिर ख्वाह नहीं मिल रही। और गाज़ा जो है वो चारों तरफ से एक तरह से कैद है और उसके अंदर ना पानी आ रहा है, ना फ्यूल आ रहा है, ना मेडिकल एड आ रही है। अगर कुछ आता भी है तो वो थोड़ा थोड़ा सा आता है, जो कि उन लोगों की जो इतनी कस्मा पुरसी की जो कंडीशन है उसके लिए बिल्कुल नाकाफ़ी है। तो लिहाजा यूनाइटेड नेशंस में भी इसके बारे में काफ़ी कुछ हुआ है। लाइक 6 इससे पहले जब से 7 अक्टूबर से ये मामला शुरू हुआ तब से अब तक 6 रेजोल्यूशंस सामने लाई गई हैं और वो उनमें से ज़्यादातर पास भी हुई हैं, जिनमें हर एक के अंदर किसी न किसी तरह से यही बात सामने आ रही थी कि ये जंग को फौरी तौर पे ख़त्म किया जाए। लेकिन इन रेजोल्यूशंस के पास होने के बावजूद भी जंग उसी तरह से बदस्तूर जारी है। और अब एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड मूव में जो यूएन के चीफ हैं गुटेरेस, उन्होंने आर्टिकल 99 को इन्वोक करने की बात की है। और आर्टिकल 99 एक बड़ा स्पेशल आर्टिकल है जिसको मैं आपको बताती हूँ कि बहुत कम ही इस्तेमाल हुआ है। और ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें सेक्रेटरी जनरल को ये पावर दी गई है कि वो खुद जो सिक्योरिटी काउंसिल है उनको उसको इन्वोक करे, उसको बताए, उसको वार्न करे कि एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसकी वजह से पूरा इंटरनेशनल पीस, जो पूरा ग्लोबल और पूरी ह्यूमैनिटी के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है और पूरा दुनिया का जो पीस है उससे इफ़ेक्ट हो सकता है। तो लिहाजा इसके बारे में फ़ौरी तौर पे कुछ काम करना चाहिए। सो गुटेरेस ने ये कहा है कि अब मैं आर्टिकल 99 इन्वोक करने वाला हूँ और मैं ख़ुद अपनी तरफ से ये चीज़ सिक्योरिटी काउंसिल के सामने रखने वाला हूँ। इसी के साथ मुस्लिम कंट्रीज़ की तरफ से यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इन्होंने एक रेजोल्यूशन सामने रखी है और उस रेजोल्यूशन में उन्होंने बड़ी सख्ती से ये कहा है कि इमीडिएट जो है सीज़ फायर गाज़ा के अंदर चाहिए। और उन्होंने बोला कि यही जो रेजोल्यूशन अब गुटेरेस सामने रख रहा है उसी के पस मंज़र में ये रेजोल्यूशन यूएई भी सामने रख रहा है कि बिल्कुल हम इंतज़ार नहीं कर सकते। उसने बोला कि और हम बिल्कुल जो है अब बिल्कुल गुंजाइश नहीं रही है और फौरी तौर पर सीज़ फायर करना जो है वो उसको हम डिमांड करें। और ये यूएई की तरफ से जो रेजोल्यूशन है, समझा जाना चाहिए कि तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ की तरफ से ये रेजोल्यूशन पेश हो रही है। और इसी के पेश होने के फ़ौरी तौर पे बाद भी पाकिस्तान की जो फ़ॉरेन ऑफिस है उन्होंने भी ये कहा है कि हम पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं यूएई की इस रेजोल्यूशन को और हम इसके साथ खड़े हैं और हम इसके लिए वोट करेंगे, यस वोट करेंगे कि ये जो गाज़ा के अंदर जो ये बेईमाना किस्म की बॉम्बिंग डे एंड नाइट यहाँ पे हो रही है और जिस तरह से बिल्कुल इम्प्यूनिटी से इसराइल जो है मुसलमानों को मार रहा है, इस सिलसिले को बिल्कुल फौरी तौर पे ख़त्म किया जाए। सो ये हाउ मैनी पैलेस्टीनियंस हैव डाइड इन गाज़ा, ये मैंने आपको बताया है। रॉयटर्स ने आज ये खबर शाये की है, उसने भी यही बात कही है कि 17,000 से ज़्यादा पैलेस्टीनियंस जो हैं वो गाज़ा के अंदर शहीद हो चुके हैं और जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है। और दूसरी तरफ मैं अगर आपको बताऊं कि नेतन्याहू के क्या हालात हैं, उसका बिल्कुल कोई उसको पशेमानी नहीं है, उसको बिल्कुल कोई ह्यूमैनिटी की या ह्यूमैनिटेरियन किस्म के एहसासात उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो ये समझ रहा है कि ये इवन पहले भी जो ये इजराइली हैं वो जो मुसलमानों को लेसर ह्यूमंस ही समझते हैं और वो समझते हैं, हमेशा से ही समझते हैं और कहते हैं कि इनका कत्ल हम लोगों पे जायज़ है और लिहाजा वो बिल्कुल भी
इस जंग में पीछे हटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और उन्होंने नए सिरे से बॉम्बिंग का सिलसिला जो है वो शुरू कर रखा। बल्कि इवन नेतन्याहू ने आज एक और कदम आगे बढ़ते हुए उसने बोला है कि अगर हिजबुल्लाह जो है वो बाज नहीं आता हम पे हमला करने से, और अगर हिजबुल्लाह इस वॉर के अंदर दाखिल होना चाहता है तो फिर हम पूरे लेबनान को तबाह कर देंगे और उनके जो कैपिटल सिटी है उसका वही हशर करेंगे जो कि गाज़ा का हशर है। मगर इसके साथ साथ जो मुसलमान कंट्रीज़ में डिप्लोमेसी चल रही है उसके बारे में भी बता दूं, और इनफैक्ट सिर्फ मुसलमान कंट्रीज़ ही नहीं बल्कि रशिया का भी एक बहुत बड़ा किरदार सामने आ रहा है, क्योंकि पुतिन ने बुध के दिन एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड दौरा किया मिडल ईस्ट का। पहले वो यूएई में पहुंचा, वहाँ पर उसने सुल्तान ज़ैद बिन अल नाह्यान से मुलाकात की और उसी के कुछ घंटों के बाद उसने सऊदी अरब में पहुंचकर एमबीएस के साथ मुलाकात की। और इस मुलाकात में उन्होंने दोनों इन सब लीडरान ने जो है फ़लस्तीन और गाज़ा और इसराइल की वॉर के बारे में बात की, और उन सब ने इस बात का इरादा किया कि ये वॉर जो है हमें बिल्कुल नाकाबिल कबूल है, और ये जो इसके अंदर जो रोल वेस्टर्न ममालिक प्ले कर रहे हैं, इवन पुतिन ने ये बात कही कि वेस्टर्न ममालिक जो रोल प्ले कर रहे हैं और स्पेशली यूएस जो रोल प्ले कर रहा है, उससे साबित हो रहा है कि यूएस की जो एक डिप्लोमेटिक क्लाउड था या वो एक पीस मेकर किस्म का मुल्क समझा जाता था लोगों के बीच में, वो उसकी जो रोल है वो ख़त्म हो गया है और वो इसमें फ़ेल हो गया। और पुतिन ने कहा है कि अब मुझे या मॉस्को को ये रोल दे देना चाहिए कि हम इन दोनों पार्टीज़ के बीच में लाइक पीस लेकर के आए। और उसने ये बावर करवाया कि उसके ना सिर्फ फ़लस्तीनियंस के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं बल्कि इसराइल के साथ भी उसके बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकली ताल्लुकात रहे। तो वो इस पोजीशन में उसने कहा कि मैं हूँ कि मैं पीस नेगोशिएशन करवा सकता हूँ। इसके अलावा जो एमबीएस के साथ पुतिन की मुलाकात हुई है, और मैं आपको ये भी रिमाइंड करवा दूं कि एमबीएस जो है वो ओपेक का एक डिफेक्टो लाइक लीडर है, क्योंकि ओपेक के अंदर सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री सऊदी अरब है। तो इस लिहाज से एमबीएस या सऊदी अरब जो है वो ओपेक का डिफेक्टो लीडर बन जाता है। और इसी तरह ओपेक प्लस जो एक अलग से तंजीम है जिसमें अलग से 16-17 ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर जो सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है वो रशिया है। सो ओपेक प्लस का डिफेक्टो जो लीडर है वो पुतिन बन जाता है। और इन दोनों जो बिगेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर और बिगेस्ट जो ऑयल प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके जो हेड्स हैं उन्होंने आपस में बैठ कर के ये बात भी कही है कि हम जो ऑयल कट्स हमने कुछ महीने से शुरू कर रखे थे उनको हम मज़ीद बढ़ाएंगे, और हमारे साथ मिल कर के ओपेक के जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो भी मिल कर के 1.3 मिलियन बैरल्स पर डे से बढ़ाकर हम 2.2 मिलियन बैरल्स पर डे जो है वो ऑयल कट्स बढ़ा देंगे। और इससे ज़ाहिर है पूरी ग्लोबल इकॉनमी पे फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इकॉनमी जो है वो डाउन की तरफ जाएगी। लेकिन गालिबन इन लोगों का ये ख्याल है कि इस तरह से करने से वो यूएस और वेस्टर्न ममालिक पे ज़्यादा दबाव डाल सकेंगे और उनकी इकॉनमी को ज़्यादा हर्ट कर सकेंगे। और पुतिन का तो आपको पता है, और चाइना और रशिया का यही इस वक्त नज़्बुल ऐन बना हुआ है, वो किस तरह से यूएस और उनके जो एलाइज़ हैं उनका असर-ओ-असरूख और उनका इन्फ्लुएंस ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर से कम करें। और ये तो मीटिंग करने के बाद पुतिन जब वापस अपने मॉस्को पहुंचा तो अगले ही दिन यानी कल के दिन थर्सडे के दिन रईसी जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं ईरान के, उन्होंने मॉस्को का दौरा किया और उन्होंने मुलाकात की पुतिन के साथ। और इस मुलाकात में स्पेशली रईसी ने यही बात की कि इसराइल जो है वो एक जेनोसाइड कर रहा है गाज़ा के अंदर, और वो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है जो वो कमिट कर रहा है गाज़ा के अंदर। और उसने बोला कि हम किसी तरह से भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि ये चीज़ चलती रहे, और सीज़ फायर का हम फौरी तौर पे जो है मुतालबा भी करते हैं। और उसने इस बात का इरादा किया कि हम पीछे नहीं हटेंगे, और जितने भी ग्रुप्स हैं जो कि ईरानियन बैक्ड मलेशियाज़ हैं जो कि मुख्तलिफ ममालिक में मिडल ईस्ट के अंदर मौजूद हैं, रईसी ने ये कहा है कि हम उनकी फ़ंडिंग करते रहेंगे और हम उनकी बैक पे खड़े रहेंगे कि अगर वो
गाज़ा में हमास के लोगों की हेल्प करना चाहती हैं। तो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। डिप्लोमेसी जो है वो इतनी तेज़ी से जारी है मुसलमान लोगों के कंट्रीज़ के बीच में, और आप देख रहे हैं कि एक दिन का भी वक्फा नहीं दे रहे। और मैं आपको बताऊं कि ये 3 मुलाकातों के बाद जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्गी लारोव, वो अब दोबारा से मिडल ईस्ट के 2 रोज़ा दौरे पे निकल चुके हैं और वो अब 2 दिन वो मौजूद रहेंगे। सो ऐसा लग रहा है कि 1 मिनट के लिए भी इन लोगों की आपस में कम्युनिकेशन में गैप नहीं आ रहा, और जो भी इनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है या कोई खदशात या कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सामने आता है, वो साथ ही के साथ वो आपस में रिजॉल्व कर रहे हैं। और ये सब के सब ममालिक ऐसा लग रहा है कि इस बात के फोकस हो गए कि अब हमने हमास और गाज़ा और जो इसराइल की इस वॉर का एक मंतकी नतीजा निकालना है, और वो मंतकी नतीजा ये होगा कि 2 स्टेट सोल्यूशन के तहत गाज़ा, वेस्ट बैंक यानी कि पैलेस्टाइन को एक आज़ाद मुल्क बना दिया जाए। तो लेट्स सी आने वाले दिनों में इसका मज़ीद क्या सामने आता है। थैंक यू।